स्पोकन इंग्लिश में भी काफ़ी काम आता है ये, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देखो हर चीज़ का एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? समझौता। मतलब समझौता मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना, कि जैसे आप चलेंगे वैसे हम एक दूसरे के साथ चलेंगे, ठीक है। ये कहने का मतलब, देखो कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमको मिनिमम 3 चीज़ें चाहिए, मिनिमम। एक तो हमको सब्जेक्ट चाहिए, एक तो वर्ब चाहिए, और एक तो उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। इसके बिना तुम क्या कहते हैं, कोई भी सेंटेंस को नहीं बना सकते हो। ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी नहीं है, मैं बताता हूँ क्या बोलोगे। तो जैसे इसमें है ही रीड्स अ बुक डेली, मान लेते हैं ये तुमने बोला, ठीक है। वो रोज़ एक बुक पढ़ता है, तो तुम बोलोगे ठीक है, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, रीड्स आपका वर्ब हो गया, और बुक जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा तो आपको सेंटेंस में कुछ ज़रूरत नहीं है, वो तो चलो। तो एक बात मुझे बताओ कि अगर तुम सिर्फ ही रीड्स बोल दो, ये सेंटेंस है, वो पढ़ता है, ही स्टडीज, तो इससे लेकिन बात पूरी कंप्लीट नहीं होती है, थोड़ा सा अधूरापन लगता है इस चीज़ को, ठीक है, देखने में। इसीलिए तुम्हें अगला आदमी पूछ लेता है तुरंत कि भैया पढ़ता क्या है ना। अब तुम बोलोगे वो रहता है, तो अगला आदमी ये सवाल पूछ ही देगा कि वो कहाँ रहता है, ठीक है, वेड, हाँ। तो सवाल, ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। जब सेंटेंस को पूरा करोगे, ठीक है, तो क्या तुमको मिनिमम ये 3 चीज़ें चाहिए, एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ें तुम लोगों को डिफाइन होता है। सब्जेक्ट, देखो हर कहानी का अपना एक हीरो है, ठीक है। उसी तरह हर सेंटेंस का हीरो कौन है? सब्जेक्ट। सारा काम हीरो करता है। वर्ब, जो काम वो करता है उसको वर्ब कहते हैं, ठीक है। और जो वो करता है, मतलब वो क्या करता है, अगर तुमको व्हाट का आंसर चाहिए तो वो देगा ओ। जैसे मैं बताता हूं, जैसे तुम बोलोगे हीरो है, ही गोज फॉर अ वॉक डेली, ठीक है। ही गोज फॉर अ वॉक डेली, तो इसका हीरो कौन है? ही। चलो यही काम कर रहा है, करता क्या है? जाता है। कहां, किस चीज के लिए जाता है? फॉर अ वॉक के लिए। तो हाँ, अब कुछ लोग बोलेंगे वॉक क्या है? वॉक तो वर्ब है ना, वॉक, वॉकिंग, वॉक्स, ये सब बोलते हो ना, तो फिर क्यों लगा दिया यहां पे आ क्यों लगाया? एक टहलने के लिए जाते हो, एक दो तीन, कोई आदमी दो टहलने के लिए तो नहीं जाता है। ही वॉक्स फॉर 2 वॉक डेली, ऐसा क्यों लिखा गया है? तो हाँ, तो बता दूं कि इंग्लिश में कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो बन गए हैं बहुत पहले से, तो उसको ऐसे चलते रहने, इसका कोई लॉजिक नहीं है इतना, ठीक है। ना एक टहलने के लिए जाता है, ना दो टहलने के लिए जाता है, एक पूरा ये फ्रेज है, फॉर अ वॉक, ठीक है, अ वॉक। और वैसे भी जानो, जिस, हाँ एक और चीज तुमको बता दूं, ऐसे भी एक कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल किसके आगे लगाते हैं? हमेशा नाउन के आगे। तुम कोई भी चीज ऑब्जर्व करोगे ना, तो नाउन के आगे ही आर्टिकल लगेगा, और किसी चीज के आगे आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। देखो यहां पर ये नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये किसी चीज के लिए चाहता है। वो चीज क्या है? नाउन है। जैसे ही रीड्स अ बुक, तो बुक क्या है? नाउन है, ठीक है ना। और और तुमको पता होना चाहिए कि किसी भी नाउन से पहले जो नाउन की विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करता है। तुम्हें पता होना चाहिए आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव की तरह ही है। तुमको धीरे धीरे हम डिटेल में सब बताएंगे, लेकिन ज़्यादा अभी इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं वो बाद में बताएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम ये कहना चाह रहे हैं कि कि सब्जेक्ट और वर्ब में अब एक एग्रीमेंट हुआ है कि, और वो एग्रीमेंट क्या है कि भैया जैसे हम होंगे वैसे आप भी उसी सेंटेंस में रोल प्ले करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, पहले इतना सुन लो, इसका हीरो ही है, इसलिए ये सब्जेक्ट है, वर्ब है,
और ऑब्जेक्ट इसका फोर वॉक है, ठीक है। अब सुनो इंपॉर्टेंट चीज, तुम लोग हमेशा जब भी कुछ पढ़ते होगे तो ऐसे पढ़ते होंगे, रीड, राइट, है ना। और क्या पढ़ते हो? बहुत सारे वर्ब है, नाम बताओ मुझे, सुबह सुबह याद नहीं आ रहा है। हाँ ईट उठ क्या है, हाँ ठीक है, ईट अगर वर्ब पढ़ते हो, ये सब वर्ब है, ये सब कोई काम ना कोई ना काम है। तो ये काम अब कभी तुम लोग ऐसे पढ़ते हो, ईट्स, रीड्स, ये सब क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ना चाहिए ना, ये सब भी तो वर्ब है, ऐसे पढ़ते हैं। होता क्या है ना कि ये वर्ब है और ये बाय बर्थ सब एक कुछ कुछ नेचुरल होते हैं, ठीक है। तो ये बाय बर्थ ये लोग प्लूरल होते हैं, इसको प्लूरल कहते हैं। ये प्लूरल वर्ब है, कैसे है तुमको हम बताएंगे। ये बाय बर्थ प्लूरल वर्ब है। देखो लिखने पे ज़्यादा फोकस मत करो, समझने पे ज़्यादा फोकस करो, बाद में हम अच्छे से लिखवा भी देंगे कि ये सब बाय बर्थ प्लूरल होते हैं। प्लूरल मतलब कि एक से ज़्यादा लोगों के लिए यूज करते हैं। जैसे तुम लोग खुद एग्जाम में मतलब अब तक यूज करते आए हो लेकिन तुम्हें पता नहीं चला होगा। जैसे ही के साथ तुम लिखते हो ही ईट्स अ पिज्जा, ही ईट्स अ पिज्जा एवरी डे। ऐसे मान लो वो रोज एक पिज्जा खाता है, ही ईट्स अ पिज्जा एवरी डे, ठीक है। और तुम जहां जैसे ही दे करते हो वैसे ही तुम ईट लगा देते हो ना। हाँ, ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये सब्जेक्ट बदला तो हमने वर्ब को भी बदला है। यही एग्रीमेंट कहलाता है कि भैया ये जब सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर है, इसको कहते हैं सिंगुलर वर्ब। जो इस सिंगुलर वर्ब को बनाना पड़ता है, ठीक है, लेकिन प्लूरल वर्ब हम बर्थ पढ़ते हैं, ठीक है। ये सिंगुलर वर्ब है, ये सब प्लूरल वर्ब है। बाय बर्थ, बाय बर्थ मतलब इसका नेचर ही जैसे ये क्या कहते हैं, उत्पत्ति हुआ या उत्पन्न हुआ है, जैसे क्रिएट हुआ है उसके हिसाब से ये क्या कहते हैं, हमेशा बाय बर्थ जो है लिख सकते हो कि ऑल वर्ब्स बाय बर्थ आर प्लूरल। ये सब प्लूरल है, इसको बनाने की जरूरत नहीं, ऐसा ही रहता है। तुमको इसको सिंगुलर बनाना है तो इसके अकॉर्डिंग इस तरह बनाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। बात समझ में आया? अब इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट ये है, अब एक और छोटा सा एग्जांपल देते हैं। देखो क्या होता है, जब हम कभी घूमने जाते हैं ना, तो मान लो कि दो कपल हैं, दो कपल मतलब दो कपल हैं और दो सिंगल लोग हैं, ठीक है। ये घूमने के लिए एक ग्रुप में गए, ठीक है। तुम मुझे बताओ, ये लोग जब अब जाहिर सी बात में आपस में बात कर रहे हो, घूमने फिरने जा रहे होंगे, तो तुमको क्या लगता है कि ये सिंगल वाले लोग कपल वाले के साथ जा रहे होंगे या कपल वाले लोग सिंगल वाले के साथ ज़्यादा इतना नहीं घूमते होंगे, ठीक है। साथ में है तो जब आगे पीछे होता है ना कि अपना अपना जोड़ा बन जाता है, तो सिंगल वाला क्या करता होगा, सिंगल वाले के साथ घुस भाई आराम से कंफर्टेबल हो जाता होगा। कपल्स क्या होते होंगे, एक कपल दूसरे कपल के साथ एडजस्ट हो जाते होंगे कि हाँ चलो भाई, है कि नहीं। जब उनकी बातचीत होती होगी तो एक कपल वाले का ज़्यादातर बातचीत दूसरे वाले कपल से होता होगा, और एक सिंगल आदमी का जब बातचीत हो रहा होगा तो फिर दूसरे वाले सिंगल के साथ बातचीत होता। क्या ये बात सही है? ऐसा होता है जनरली, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं होता है। हाँ ना बोलो। अरे ऐसा नहीं होता तो है, मतलब जनरली ऐसा ही होता है कि जो शादीशुदा लोग होते हैं वो शादीशुदा लोगों के साथ ज़्यादा एडजस्ट कर लेते हैं आराम से, हाँ जब क्योंकि उनकी उनकी बात एक जैसी होती है। और जो सिंगल लड़का है वो सिंगल। अब और एक एग्जांपल है, तुम लोग नहीं समझोगे, देखो मैं बताता हूँ। मान लो कि मिस्टर गुप्ता की फैमिली घूमने गई है, ठीक है। उसमें मिस्टर गुप्ता है, मिस्ट्रेस गुप्ता है और उनकी बेटी है, मान लो एक डॉटर है, ठीक है इसमें। और उधर से मिस्टर झा के गए हैं, झा जी के भी गए हैं, ठीक है। समझ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मिस्ट्रेस झा गए और फिर उनका बेटा गया। तुमको कौन लगता है कौन किसके साथ लगा रहा है? ये दोनों जो है मिस्टर गुप्ता और मिस्टर गुप्ता हमेशा मिस्टर झा और मिस्टर झा के साथ लगे रहेंगे बातचीत करते वक्त, और ये दोनों अपने में लगे रहेंगे, क्योंकि इन दोनों की बातचीत में इन दोनों को इंटरेस्ट नहीं होगा, है ना। अपने अपने एज के हिसाब से हम लोग ढूंढ लेते हैं अपने इंसान। यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि अगर मैं सिंगल हूं तो तुम भी सिंगल रहोगे, और मैं प्लूरल हूं तो तुम भी प्लूरल रहोगे।
दैट मीन्स सब्जेक्ट, इसको लिखने का कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट देख लेना, स्पेलिंग सही होना चाहिए। एग्रीमेंट ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगल है, ठीक है, सिंगुलर है, सिंगल मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मान लो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी तुमको सिंगुलर ही चाहिए, सिंगुलर वर्ब। ये सेंटेंस का रूल है, ठीक है, ठीक है। और अगर प्लूरल वर्ब होगा, मैं एग्जांपल दे के समझाऊंगा ये सबको, प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट होगा तो हमेशा तुम क्या लोगे, प्लूरल वर्ब, हाँ वर्ब, ठीक है। बहुत लोगों को अभी समझ आ रही है ये क्या है, ये तो बचपन, लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, इसमें बहुत क्वेश्चन आएगा, समझे, तब हम लोग को ये टेक्निकल चीज़ें हमको या पता होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि अगर ये नहीं पता हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखो क्या है, अब हम पहले वाले को एक्सप्लेन करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर मतलब सिंगुलर प्लूरल, समझे, एक को सिंगुलर कहते हैं और एक से ज़्यादा प्लूरल होता है, 2 4 5 10 कुछ भी हो, उससे प्लूरल है। तो एक, अब जैसे ही तुमने एक आदमी को बोला, जैसे कि मान लो कि सिर्फ हम सोनू की बात करते हैं, सोनू, सोनू, कोई सेंटेंस बताओ जो हम आराम से लिख सकें, समझने में आसानी हो। छोड़ो, तुम लोग नहीं बोलते तो मैं बोलता, सोनू प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब सोनू प्ले क्रिकेट सही है, नहीं है, सोनू सिंगुलर आदमी है, और तुमको मैंने बोला कि हर हर वर्ब बाय बर्थ प्लूरल होता है, प्ले प्लूरल हो गया ना, तो यहां पे हमको प्लेज लगाना पड़ता है। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट और ये सिंगुलर वर्ब, समझे। अब अगर मैं लगा दूं कि सोनू को सोनू की वाइफ के साथ भेज देते, सोनू एंड, चलो भाई उसका भाई के साथ रहा, सोनू एंड मोनू, एंड है, ठीक है, इज प्लेइंग क्रिकेट, या सॉरी इज प्लेइंग हटाओ, प्ले क्रिकेट। अब मुझे बताओ क्या करूं, सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सोनू और मोनू अब प्लूरल हो चुके हैं, दिस इज द प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। तो सब, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट यही हुआ है कि हम दोनों सिंगुलर रहेंगे, ठीक है, तुम भी सिंगुलर हम भी सिंगुलर, तुम भी सिंगुलर हम भी सिंगुलर। अब एग्जाम्स में इतना इजी सवाल नहीं आएगा, एग्जाम में क्या आएगा, तुमको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद तुमको एनालाइज करना पड़ेगा कि किस चीज की बात हो रही है। मैंने कहा ना कि हीरो जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, जिस चीज मतलब वही सारा चीज। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं बोलूं द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, तो क्वालिटी ऑफ एप्पल्स आर या इज गुड, बोलो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इस तरह का, इससे अलग ये सब नहीं आएगा, ये तो मैं तुमको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो इस सवाल को अगर तुम समझो तो इसमें तुमको ढूंढना पड़ेगा क्वालिटी, नहीं नहीं, हमको इस दोनों में से एक को चुन के बताओ, ईज और आर, बाकी सब सही है, आर होगा, हाँ इज होगा, बिल्कुल सही होगा, लेकिन आर क्यों होगा, देखो तुम क्या किए ना, तुम एप्पल को सब्जेक्ट बना दिए, हम एप्पल की तो बात कर ही नहीं रहे हैं, हम तो उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, समझ रही हो ना, बात समझ में आ रहा है। एप्पल्स की बात हो रही है, एप्पल्स आर गुड हो सकता है, लेकिन हम तुमको क्वालिटी की बात कर रहे हैं, यही है। जब यही इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा कि तुमको अपना सब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा, और किसी का एक गुण सिंगुलर होता है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तुमको क्या चाहिए, हमको सिंगुलर वर्ब। इज जो है सिंगुलर वर्ब है, तुमको पता होना चाहिए इज, एम, आर और मॉडल्स वगैरह वगैरह हेल्पिंग वर्ब होता है। एक चीज और बताना रह गया था, वर्ब को भी टाइप्स में कन्वर्ट करता है, फिर मॉडल वगैरह वगैरह पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी बस सिंपल सी बात, हमारा तो कोई इंग्लिश क्वेश्चन नहीं आती थी, एक बात इतनी तो आती होगी ना, ये चीजें, ये तो समझ में आ गया एग्जाम्पल
कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यही एग्रीमेंट हुआ है कि भैया आप सब सिंगुलर सब्जेक्ट रहोगे तो सिंगुलर वर्ब लेना, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब रहेगा। अब क्वेश्चन एग्जाम में हमको पहचानना है कि उसका सब्जेक्ट क्या है और उसके अकॉर्डिंगली हम उसका वर्ब चुन लेंगे, ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा। तो क्वालिटी, क्योंकि हम एप्पल्स की बात कर ही नहीं रहे, तुम किस चीज़ की, तुम बोल रहे कि जो क्वालिटी है ना वो अच्छी है। तुम क्या बोलते हो, क्वालिटी अच्छे हैं, तुम बोलते हो क्वालिटी अच्छी है, तो एक तरह से ऐसे कम बोला जाता है। हाँ, सेब बोलोगे, हाँ सेब अच्छे हैं, ऐसे बोलते हो ना। दैट मीन्स अगर मैं सेब की बात करूं तो ठीक है, बात समझ में आया। देखो चीजें मतलब क्या क्या है, एक सेकेंड, देखो बहुत सारा चीज होता है, मैं तुमको थोड़ा थोड़ा सेंटेंस में करके समझाऊंगा फिर समझ। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पहला एग्रीमेंट ही हुआ है, तुम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और क्या कहते हैं सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल वर्ब के सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब जैसे एग्जांपल देता हूं मैं तुमको, सुनो। एक है ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड इन अ शॉप, आर सोल्ड इन अ शॉप। अब बताओ इसमें आर लगाऊं या इज लगाऊं, ये दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास। क्यों लगाएंगे इज, आर क्यों लगाएंगे, ठीक है, ओके। एंड ब्रेड एंड बटर इज माय डेली ब्रेकफास्ट, ठीक है। यहां पे इज लगाऊं या आर लगाऊं, क्यों, तुम्हारा बात हो रहा है, कहां तुम्हारा बात हो रहा है। हाँ वेरी गुड, सुनो मेरी बात, मैं बता रहा हूं कि हुआ तो हुआ क्या है इसमें। देखो जब हम दुकान जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम ब्रेड ले तो साथ में बटर ले ही लें, बात समझ में आया। वो अलग अलग आइडेंटिटी है, अलग अलग आर्टिकल है दोनों। ये अपना एक है, भैया ब्रेड मांगोगे तो ब्रेड देगा, ऐसा तो नहीं है कि दुकानदार से तुमने ब्रेड मांगा तो बोला रुकिए रुकिए ब्रेड बटर लगा देता हूं, ऐसा तो नहीं करता है वो, समझ रहे हो ना। वो क्या करता है, तुमने ब्रेड का पैकेट मांगा तो वो ब्रेड का ही देगा, वो इतनी मेहरबानी नहीं करेगा उसे बटर लगा के देने लग जाएगा, समझ गया। उसके बाद बटर मांगोगे तो ऐसा नहीं के साथ में ब्रेड भी थमा देगा। दैट मीन ये दोनों चीजें एक दुकानदार के लिए अलग अलग है, ठीक है, जैसा कस्टमर डिमांड करेगा वैसा। तो वो क्या कर रहा है, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड, ठीक है ना, आर सोल्ड, इज नहीं होगा, ठीक है। अब सुनो, जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, ब्रेड एंड बटर बहुत फेमस डिश है एक तरह से माना जाए तो, बहुत लोग खाते हैं, ऑलमोस्ट हर कोई, अंबानी से लेकर के रिक्शा वाला तक खाता है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो लेकिन वो कोई भी तुम देखोगे तो ब्रेड बटर अलग नहीं खाता है, ऐसा नहीं कि एक बार एक मुंह से बटर को चाट रहा है और अगले बार से ब्रेड को खा रहा है, ऐसा है क्या कोई। वो क्या करते हैं जनरली, हम लोग ब्रेड और बटर को जो है ब्रेड पे स्प्रेड कर देते हैं, मिला ही देते हैं उस पर कि हाँ भाई चलो बोलो। तो जब वो जैसे ही ब्रेड एंड बटर, और वैसे भी कोई एक डिश की बात हो रही है ना, तो क्या होगा, आंसर विल बी इज, आर नहीं होगा, क्योंकि दोनों मिलकर के एक हो गए। ऐसे समझो जैसे फिश, राइस एंड फिश, ये एक डिश हो गया एक तरह से, ठीक है ना। तो जब हम ये खा रहे होते हैं तो जब हमको होटल वाला दे तो एक डिश की तरह दे दिया, लेकिन अगर कस्टमर दुकानदार के पॉइंट ऑफ नजर से देखें तो ऐसा कोई नहीं है कि वो राइस को मांगने वाला आएगा तो उसको फिश थमा ही देगा कि लीजिए फिश भी तो खाना ही आपको, नहीं। राइस उसके लिए अलग आइडेंटिटी है, फिश अलग अलग है, दोनों अलग अलग मांगोगे तो वो अलग अलग भी दे देगा। लेकिन कस्टमर जो है वो अलग नहीं, ऐसा नहीं कि आज अभी हम राइस खा लेंगे फिर आधे घंटे बाद फिश खाएंगे, पूरा डिश को कंप्लीट करना होता है, और डिश कंप्लीट करके एक चीज बन जाता है, बात समझ में आता। कोई भी डिश हो, ऐसा नहीं कि यही डिश को उठा के ले हम आए हैं, तो जैसे फिश एंड करी भी है, कुछ भी है, और भी कोई चीज लेकर के चलोगे, ठीक है। तो जब वो डिश बन जाता है, जब उसको खा रहे होते हैं तो वो एक यूनिट बन जाता है और फिर हम उसको एक कंज्यूम करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम वो चीज दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो अलग अलग चीज होगा, बात समझ में आया। जैसे तुम एक और समझने की कोशिश करना,
बहुत फेमस है, टाइम एंड टाइड एक वर्ड है ना, ये सब क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। टाइम एंड, फॉर एग्जाम में आएगा, टाइम एंड टाइड वेट या वेट्स फॉर नन या नो मैन होता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है इसका हिंदी मुझे नहीं पता। टाइम एंड टाइड, इसका हिंदी क्या है, किसी को पता है हिंदी क्या है? नॉर्मली टाइम का मतलब होता है समय, और टाइड का मतलब होता है तूफान, विपत्ति जिसको कहते हैं। समय और विपत्ति जो है किसी का इंतजार नहीं करती है कि उसको आना होता है तो वो आ ही जाता है। अब मुझे बताओ इसमें क्या हमको पता है कि एंड से सब्जेक्ट जुड़ते ही प्लूरल बन जाता है ना? बोलो, बनता है ना? जैसे एंड का काम क्या है, प्लूरल बना देना सब्जेक्ट को। दो एंड, कोई भी चीज को दो एंड से जोड़ोगे तो वो प्लूरल बना देता है नॉर्मली, जनरली। लेकिन तुम मुझे बताओ कि क्या टाइम अलग आता है और टाइड अलग आता है? समय के साथ ही अपना तूफान उत्पत्ति आती है इस तरह से, लेकिन और ये एक फ्रेज है, ये मिल करके एक बना है, टाइम एंड टाइड बोलने का वो बन गया है। तो ये पूरा एक सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको बोलने के लिए तुमको सिंगुलर सब्जेक्ट की, सॉरी, वर्ब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसको हम लोग एक बोलते हैं, एक फ्रेज है ये, टाइम एंड टाइड, ठीक है। ये पूरा वैसे भी देखोगे तो एक फ्रेज है, बहुत फेमस है ये, ठीक है। तो टाइम एंड टाइड, ना टाइम अलग है ना टाइड अलग है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी चीज को ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, मैं बोलूं कि टाइम एंड टाइड डैश डिफरेंट टॉपिक, बोलो यहां इज लगाओ या आर लगाऊं? आर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे टॉपिक की बात की जा रही है। टॉपिक किसी सब्जेक्ट में होगा, मान लो ज्योग्राफी, डिफरेंट टॉपिक्स इन ज्योग्राफी लिख देते हैं, इन ज्योग्राफी मान लो लिख दिए, पूरा लिख देते हैं ताकि तुम लोग कभी रिवाइज करो। तो अब टाइम अलग चीज पढ़ाया, अलग चैप्टर में पढ़ाया जाता है, और टाइड अलग चैप्टर में पढ़ाया जाता है। तो ये अलग अलग टॉपिक हो गए, तो प्लूरल बन गया। तो सेम चीज कहीं सिंगुलर बनेगा, कहीं प्लूरल बनेगा। तुमको सोचना पड़ेगा कि ऐसा कॉमन सेंस, वहां पे जितने भी इंग्लिश के सवाल आएंगे, कॉमन एरर्स तुम्हारे लॉजिक पे आएंगे कि क्या करना है। कोई भी तुमको, तुम्हारा ज्ञान नहीं चेक करेगा, उसको ही पता है तुम अंग्रेज नहीं हो, ठीक है, लेकिन वो तुम्हारा लॉजिक चेक करेगा। ऐसे क्वेश्चन देगा जहां तुम कंफ्यूज होते हो। मैंने कहा ना, एग्जाम में सिर्फ वही क्वेश्चन आएगा कि तुम 9 कोई भी चैप्टर क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो और 9 तुमसे बन गए, तो तुम तसल्ली हो सकते हो कि 9 में से बहुत कम चांस है कि आएगा। जहां तुम 10वें में कंफ्यूज हो गए, उसको तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो और रिवाइज करो, क्योंकि वो ही आएगा। क्योंकि वही उस एग्जामिनर को भी पता है कि 9 तो ऊपर से कर लेगा, 10वें पे आधा से ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल देगा। तो जब भी कोई टॉपिक पे या कोई क्वेश्चन पे तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो, प्रॉब्लम है, दिमाग नहीं समझ में आता है, तो उस पर टाइम दे करके ही जाओ, वरना तुम्हारा एग्जामिनर टाइम ले लेगा बहुत सारा एग्जाम में। तो समझ में आया? तो हमको सब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसको वर्ब को चुनेंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अब हम लिखवा देते हैं कुछ कुछ चीज़ें, जैसे नॉर्मली याद रखने के लिए क्या क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या क्या आ सकता है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, एक तो ही सी, तुम लोग पढ़ते हो, ही सी, इट, ये सब। और कुछ सिंगुलर है, किसी का नाम भी सिंगुलर है, ठीक है। अगर मैं पूछूं, बोलूं कि भावना इज प्लेइंग हॉकी, तो इसका मतलब भावना इज, ये भावना का भी आर नहीं बन जाएगी, समझ रहे हो ना? भावना एक ही सिंगुलर, तो किसी का भी नाम हमेशा सिंगुलर सब होता है, ठीक है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बोलो क्या गया लिखना, हाँ। और कोई भी सिंगुलर सब 3 चीज़ें ले लेना, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, ही से इट, किसी का नाम और किसी का सिंगुलर सब्जेक्ट, या कोई सिंगुलर अदर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो इन सब के चीज के साथ हमेशा क्या लगाओगे, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो किसी के नाम होगा तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ढूंढ लेना, ठीक है। और अगर किसी के साथ क्या कहते हैं सब्जेक्ट होगा तो भी सिंगुलर वर्ब रख लेंगे। और ही से ईट के साथ तो हम हमेशा बचपन से सीखते ही आए हैं, बस हमको पता नहीं था कि वो ईट्स और ईट ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। हाँ,
देखो एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन तुमको पता है क्या है? आई की बात जब होती है तो क्या होता है, तुम लोग याद है? ये एक्सेप्शन है। आई क्या है? मैं हूं, मैं तो अकेला ही हूं ना, तो क्यों नहीं मैं लिख देता हूं कि आई प्लेज हॉकी? क्यों नहीं लिखते हैं? कोई पूरा है? मैं तुमसे बोलता हूँ कि कंप्ले हाँ सर आई विल डू इट, तुम आई विल डू इट बोलते हो, चलो ठीक है। तो उसके बाद बोलता आई एम स्टार्टिंग राइट नाउ, ऐसे कुछ बोलते हो, मैं पढ़ नहीं, तो तुम आई आर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि तुम तो आई सिंगुलर होकर भी प्लूरल वर्ब लेता है, ये नहीं होगा। क्या होगा? ये एक एक्सेप्शन है, लिख सकते हो कि आई इज एक्सेप्शन जो सिंगुलर होकर भी प्लूरल वर्ब लेता है। अंग्रेजों ने हर चीज में एक्सेप्शन डाल रखा है, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब तक मैंने जो तुमको पढ़ाया कि ही सी इट या किसी का नाम हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगाना। लेकिन एक एक्सेप्शन है आई, जो खुद तो सिंगुलर है लेकिन लेता प्लूरल है। थोड़ा सा वीआईपी रूल इसके अंदर प्ले करता है, समझे? तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। और ये छोटी मोटी इंग्लिश तो जानते ही होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि जैसे अगर प्लूरल वर्ब हुआ, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आ सकता है? जैसे यू भी आता है प्लूरल में और दे भी आता है, ये सब प्लूरल में आएंगे, ठीक है। या कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा, हाँ वी, वेरी गुड, वाह, वी और प्लूरल कोई सब्जेक्ट ले लो, मान लो प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके साथ हमेशा क्या आएगा? हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। ये तुमको वहां ढूंढना है, अभी क्वेश्चन करवाएंगे, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये सब इतना पढ़ने से कुछ ज़्यादा ज्ञान होने वाला नहीं। जितना ओवरऑल होगा छोटा मोटा करके हम पढ़ाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे, टफ लेवल का क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा। तो ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, ठीक है। वी, अब यू जो है थोड़ा सा लॉजिकली देखो, मैं अगर तुमको बोलूंगा ना कि यू आर नॉट डूइंग वेल, तो तुमको बोलेंगे यार बहुत, तुम सबको ही बोलना होगा तब भी बोलेंगे यू आर ऑल, मतलब यू आर नॉट डूइंग वेल। पहले स्पोकन में मतलब यू ऑल आर नॉट डूइंग वेल ऐसे बोलते, लेकिन यू जो है अपने आप में सिंगुलर प्लूरल है, लेकिन ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल नहीं हो गया? तुम ही बताओ, मैं तो तुमको कह रहा हूं, तुम तो अकेले हो, तुम्हारी सेना के थोड़ी बोल रहा हूं मैं, तो फिर यू के साथ तो इज लगा देना चाहिए, फिर लेकिन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों को डिनोट करता है, लेकिन ये इसका कुछ कर नहीं सकते भैया, ये हमेशा बचपन से भी सीखते आ रहे हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं है कि यू के साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट ही, प्लूरल वर्ब ही लगाएगा, ठीक है। ठीक है, चाहे तुम एक आदमी को बोलो या पूरे ग्रुप को बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बोलो या तुम लोग बोलो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ओके। अच्छा एक बात बताओ, एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जो, हाँ, जो, हाँ ठीक है, वेरी गुड। मैं बोल रहा हूं कि एडजेक्टिव उसको कहते हैं जो मेरी क्वालिटी को डिनोट करेगा। मेरी क्वालिटी मतलब सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताएगा। डिस्क्राइब्स क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट। क्या डिनोट करता है? एडजेक्टिव का काम ही है कि क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसकी क्वालिटी बताइए। जैसे मैं बोल दूं अनमोल इज अ गर्ल, ठीक है, इसका कोई क्वालिटी, हाँ यू आर अ गर्ल, आई एम ऑल्सो सेइंग दैट, लेकिन ये कह रहा हूं कि इसमें कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ना लड़का होना कोई बड़ी बात है, ना लड़की होना कोई बड़ी बात है। लेकिन अगर इसके अंदर कुछ टैलेंट आ जाए, तो इसके अंदर एक टैलेंट आ जाए, मान लेते हैं कि मैं बोल रहा हूं कि अनमोल इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ठीक है, इज एन ऑनेस्ट गर्ल। तो अब एक समझ में आ रहा है तुमको? हाँ, अब उस लड़की है तो नॉर्मल बात है, लेकिन उसके साथ एक गुण छप गया है, और ये ऑनेस्ट कौन है? अनमोल ही है।
याद रखना। और अनमोल और ये लड़कियां बहुत सारी होती है, लेकिन सबके सब ऑनेस्ट नहीं होती। लेकिन ये जो अनऑनेस्ट है ये फिलहाल तुम देखोगे तो अनमोल के लिए ही आया है, भले वो गर्ल्स के पहले आया। एक बात और याद रखना कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आएगा, क्योंकि भाई नाउन को ही तो बताना है। मैं अगर अगर कोई ये सेंटेंस बोल दे कि अनमोल इज एन ऑनेस्ट, तो गलत हो जाएगा, समझे। ये बोल सकते हैं अनमोल इज ऑनेस्ट, ये सही है, अनमोल ईमानदार है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मुझे ऐसा बोलना है कि अनमोल इज एन ऑनेस्ट, तो ये जो एन है ये किसके लिए आया है, ये तो सही है लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इज एन ऑनेस्ट, जो एन वर्ड है ये ऑनेस्ट के लिए, भले ये इसके अकॉर्डिंग ले रहा आर्टिकल, ऑनेस्ट है तो ओ वर्ड आ रहा है तो इसलिए ले रहा है, लेकिन देखा जाए तो ये एन किसको डिनोट कर रहा है, इसी गर्ल को ना। अगर ये गर्ल हटा दे तो एन मतलब एन की मतलब ही नहीं है। अगर तुमको गर्ल को हटाना, इस सेंटेंस को सही करना है तो तुमको गर्ल्स को हटा करके एन को भी हटाना पड़ेगा, बोलो तब बना ना सेंटेंस सही। अनमोल इज ऑनेस्ट, तो जो आर्टिकल आता है वो हमेशा नाउन के लिए ही आता है। अगर तुम सब्जेक्ट में नाउन नहीं है तो तुम आर्टिकल यूज भी नहीं कर पाओगे, समझे, जैसे है ना। अगर क्योंकि इसके अगर आर्टिकल है तो आर्टिकल के बाद नाउन भी जरूरी है। ऑनेस्ट तुमने दिखा है तो ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर किसी एडजेक्टिव के पहले अगर कोई आर्टिकल आ गया है तो हमको सामने वाले को ये देखना पड़ेगा, क्या नाम है, कि उसके बाद जो है हमको एक वर्ब चाहिए, सॉरी क्या कहते हैं, क्या चाहिए, नाउन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बिना नाउन का अगर इस सेंटेंस को सही करना है तो इस एन को अपना एक जगह देना पड़ेगा, और मैं बोल सकता हूं कि एन ऑनेस्ट गर्ल। अब ये गर्ल अब सही हो गया, ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। तो हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली ऑनेस्टी जो है ये अनमोल की ही बात हो रही है। लेकिन जब हाँ, अब देखो सब अपने अपने हिसाब से आते हैं, कोई भी फ्री में नहीं आता, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। ये ऑनेस्ट जो है अनमोल के लिए आया है, तो ये एन किसके लिए आया है, इस एन गर्ल के लिए आया है। अब तुम बोलो गर्ल के पहले तो आ लगाते हैं, लेकिन हम जो आर्टिकल लेंगे वो हमेशा जो क्या नाम एडजेक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग लेंगे, थोड़ा सा उसको रेफरेंस मतलब वो देते हैं, क्या कहते हैं, प्रेफरेंस देते हैं उसको कि भैया चलिए आप आ रहे हो पहले तो। और इज तो हमेशा तुम्हारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो हेल्प करता है। देखो दो तरह के वर्ब होते हैं, मैं तेज तो नहीं जा रहा हूं, समझ में आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि कंफ्यूज तो नहीं हो जा रहे हो, क्योंकि ऐसे ही बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। रटा रटाया हमको, हम खुद नहीं रटे हैं तो तुमको क्या रटाएं, हमको लॉजिकली बता सकते हैं जो तुमको एरर ढूंढने में मदद करेगा। अब बैठ के रटा नहीं सकते कि एडजेक्टिव क्या होता है बहुत अच्छे से, ये जब हम तुमको पर्टिकुलरली ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो ये भी तुमको हम रटा देंगे, लेकिन हम लॉजिकली ही बता पाएंगे सारा चीज़, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब के क्वेश्चन अभी कभी भी जब एरर आ जाए, तुम एरर के क्वेश्चन कर रहे हो तो वहां इस चीज का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमको सिंगुलर वर्ब की ही जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल लेना पड़ेगा, रुक जाओ। रुक सुनो, एक और इंपॉर्टेंट चार्ज मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगर मुझे ये बोलना है कि अनमोल एज, दो क्वालिटी बताओ, कोई भी दो क्वालिटी बताओ अपना। अनमोल एज, हाँ बोलो, हाँ जो लिख सकें। तुम्हारे अंदर का दो क्वालिटी नहीं है, तुम्हें पता। अरे अपने अंदर का दो क्वालिटी बताओ जिसको हम लिखें यहाँ पे। अच्छा नहीं पता है तो पता करके क्या लिखे,
तुम कुछ भी बताओ तुम्हारे अंदर का दो क्वालिटी जो मैं यहाँ लिखूं, जैसे मैंने ऑनेस्ट लिखा तो ओके, हाँ और ठीक है, ठीक है। अनमोल इज एन इनोसेंट एंड अ क्लेवर गर्ल। ठीक है, ठीक है, जो आता है जो होता है वो आ ही जाता है जुबान पे। तो अनमोल इज एन इंटेलिजेंट एंड अ क्लेवर गर्ल, क्या ये सेंटेंस सही है? बोलो, कितने लोगों को लगता है ये सेंटेंस बिल्कुल सही है? अरे बोलते हो ना, आई एम एन ऑनेस्ट एंड अ हैप्पी पर्सन, बोलते हो? क्या बोलते हो? अरे बोलते क्या हो फिर? तुम बोलते हो आई एम एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी पर्सन। अरे इतनी मूवी तो देखते हो, बोलता ही रहता है ये सब चीज। तो देखो एक बात बताओ, ये जो आर्टिकल है ना, ये रिपीट नहीं हो सकता है सेम सब्जेक्ट के लिए, ठीक है? अगर तुम किसी की क्वालिटी बता रहे हो तो एक ही आदमी की तो क्वालिटी बता रहे हो, तो बार बार क्यों उठा के ला रहे हो? ये तुम बताओ, हम तुमको बोले कि देखो आई के लिए ये बेचारा एम आया है अपना, ठीक है, लेकिन ये जो आर्टिकल आता है वो हमेशा किसके लिए आता है, ये बताओ मुझे, किसके लिए आता है? हाँ, हाँ हमेशा नाउन के लिए। हाँ, हमें हमें जैसे ही सेंटेंस में आर्टिकल दिखेगा हम अगला नाउन ढूंढना शुरू करेंगे कि भैया इसके बाद कोई नाउन नाउन आया है कि नहीं आया है। तुम ध्यान से देखो, आई एम एन ऑनेस्ट तक तो ठीक है, एंड अ हैप्पी गर्ल, ठीक है, ये देखो हैप्पी पर्सन। तो मुझे बताओ कि ये एन जो है ये पर्सन के लिए हो सकता आया है, ए जो है वो हैप्पी पर्सन, लेकिन एंड के बाद जब चीजें होती है ना तो दिक्कत हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि ये एन और ए जब पर्सन एक ही बार यूज हुआ है तो एक ही बार ना लाओगे? ऐसा तो नहीं है कि एक बार यूज, एक पर्सन एक बार है और आर्टिकल उसके बाद 50 बार लाएंगे। एक बात भी जान लो, एक सेंटेंस में एक नाउन के लिए तुम एक ही बार आर्टिकल इंट्रोड्यूस कर सकते हो, 2-3 बार नहीं करोगे। मैं इसका एग्जाम्पल और अच्छे से दूंगा, डिटेल में तुमको समझ में आएगा। अब इसको हम सब डिटेल में लिखेंगे, लेकिन समझे? तो एक बार जो आर्टिकल आएगा वो एक ही नाउन के लिए आएगा। अब एक नाउन के लिए बार बार 75 को आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अब बताओ, अब जब आई एम ऑनेस्ट एंड अ हैप्पी पर्सन, तो एक बात याद रखना, एक आर्टिकल हटाना पड़ेगा। अब वो कौन सा आर्टिकल हटेगा? हमेशा याद रखना बाद वाला हटेगा, ये रहेगा। अब ये पूरा सेंटेंस अच्छा हो जाएगा, आई एम एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी पर्सन। बहुत ईजी हो गया, क्योंकि यही, हाँ अब इसको और एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से समझना। इस लाइन को भी हम लोग सही कर सकते हैं, अनमोल इज एन इनोसेंट एंड क्लेवर गर्ल। हमेशा आर्टिकल बाद वाला हटाएंगे, सही वाला रखेंगे। तो अब ठीक है ना, ये बात सोचना कि अरे तो जब में से एक को चुनना ही है तो पहले वाले को जो पहले आया उसको हमेशा प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है? और ये एन ऑनेस्ट याद रखना, अगर मैं यहाँ पे क्लेवर लिख दूँ ना तो चीज़ें बदल जाएगी। जैसे ये है एन, इनोसेंट के साथ भी एन लगाते हैं, लेकिन अगर मैं ऐसे इसी क्वालिटी को बदल दूं, बोलने का तरीका है इज अ क्लेवर एंड इनोसेंट गर्ल। तुम एक बार देख रहे हो तो ये अब सेंटेंस सही हो गया, यहां पे अ लग जाएगा क्योंकि पहले जो क्वालिटी आएगा उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है? याद रखना है एन आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, लेकिन लेता किसके अकॉर्डिंग है? एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग, है ना? अब ये तुमको समझना पड़ेगा, ध्यान से धीरे धीरे वो करना पड़ेगा। तो बताओ, ये बात किसी को ऐसा तो है कि नहीं समझ में? एक नाउन जो बाद में आया है उसके लिए हमेशा एक ही आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। और वैसे भी समझो, ये आदमी एक है तो इसकी क्वालिटी अलग अलग नहीं बता सकते हैं। अब देखो, मैं एक और एग्जांपल लूंगा और तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वाजपेयी जी थे, वो क्या थे? बहुत बड़े अच्छे स्पीकर थे, है ना? और एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे। तो मान लो कि मैंने एक लैंग्वेज बोला, वाजपेयी जी लगाना जरूरी है, वाजपेयी,
सीजेंट, सीजेंट का मतलब समझते हो? काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों को कहते हैं। पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन एंड ऑरेटर। बताओ ये सेंटेंस सही है या गलत है? वाजपेयी जी अकेले हैं, और वैसे भी पॉलिटिशियन, ये क्या कहते हैं, लेकिन यहां तो आ गया ना, इसमें क्या दिक्कत है? तुम बोलोगे तभी तो ढूंढ रहे थे ना। इस बार तो क्वालिटी अलग बताए, क्वालिटी एक ही है, ध्यान से देखो, क्वालिटी तो एक ही है। सीजेंट, सीजेंट मतलब एक्सपीरियंस। पॉलिटिशियन और ऑरेटर तो अलग अलग हो गया, फिर क्या दिक्कत है? फिर क्या दिक्कत है कि तुम एन हटा रहे हो यहां से? एक और चीज याद रखो, अगर सेम आदमी, ये आदमी सेम है ना, अकेला है, अकेले आदमी का तुम 10 गो गुण बता दो या अकेले आदमी का 10 गो प्रोफेशन बता दो, वो अलग थोड़ी हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? मैं अगर डॉक्टर भी हूं और साथ में मैं एक टीचर भी हूं, मान लो, तो मैं अलग हो गया, मैं 2 लोग हो गया हूं क्या? नहीं ना। तुम उसके 10 प्रोफेशन को बता दो या उसके 10 के क्वालिटी को बता दो, वो तो एक ही आदमी की बात हो रही होगी। और जब एक ही आदमी की बात हो रही है तो हमेशा किसको ढूंढोगे? भैया चलो तुम्हारे लिए जो भी हम प्रोफेशन बताएंगे, गुण बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग एक ही। तो वॉच अ सीजेंट पॉलिटिशियन एंड ऑरेटर, सिंपल सी बात है। अब मान लो कि ऑरेटर के साथ साथ हम लगाएंगे कि ही वॉज वेरी गुड राइटर, तो अब लिखेंगे एंड अ राइटर और दिस। अरे एक ही आदमी है भैया, समझे? अलग अलग थोड़ी बात कर रहे हैं। तो जब एक आदमी के लिए तुम बात करोगे जनरली, तो तुमको ढेर सारे आर्टिकल की इस्तेमाल नहीं करना, चाहे तुम उसका प्रोफेशन को बताते चलो या उसके चलो, ठीक है? तो वही बात है कि जो ये आर्टिकल है, ये इसको ध्यान में रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ये आता तो नाउन के लिए है, ये सब के लिए, लेकिन लेता ये इसके अकॉर्डिंग है, क्या नाम है, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लेता है। और साथ में एक चीज़ और जानना है कि हमको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर एक ही पर्सन की बात हो रही है पूरे सेंटेंस में, तो बार बार आर्टिकल का इस्तेमाल रिपीट नहीं करेंगे। और एग्जाम्पल देते हैं तो शायद तुमको जल्दी से आएगा। जैसे हॉट नहीं, कभी कभी तुम देखे होगे कि डायरेक्टर, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर इज या आर नॉट हैप्पी with the performance लिख लो, परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स। ये एक सेंटेंस है जो एग्जाम में आया है। मान लो द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर इज और आर नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ एक्टर्स। जो उस फिल्म में काम किए हैं उनके परफॉर्मेंस से एक्टर्स और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर खुश नहीं है। तुम कहता ये 2 लोग अलग अलग हैं फिलहाल। अच्छा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक होता है? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आखिर हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये नहीं है। तुम पहले ये बताओ कि इसमें कौन लोग हैं, एक आदमी है या 2 आदमी है? हाँ, क्योंकि देखो मैंने कहा था ना कि ये जो द है ये क्या है, आर्टिकल है, और ये एक बार आया है तो सब्जेक्ट भी एक ही बार लेगा। बात समझ में आ रहा है? तो सब्जेक्ट ढूंढोगे तो ये देखो, ये पूरा सब्जेक्ट आ रहा है, इसके अलावा कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब ये परफॉर्मेंस के लिए द है, वो अलग चीज़ है, यहाँ उतना दूर नहीं है। तो ये द एक, अगर एक आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है तो एक ही सब्जेक्ट हुआ है ना, 2 तो हुआ ही नहीं है। तो द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर इज नॉट हैप्पी विद, क्योंकि वही डायरेक्टर है वही प्रोड्यूसर है। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं, हाँ लेकिन मैं, चलो ये बात समझ गया ना, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर इज नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टर्स। लेकिन अगर मैं यहां पर द लगा दूं तो अलग अलग हो गया, क्योंकि अब 2 आर्टिकल आ गए। तो 2 आर्टिकल हमें ये सिखा रहा है कि आप 2 अलग अलग सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, और जैसे ही हम 2 अलग अलग सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं
तो हमको आर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इस दैट केस तुमको आर इज गलत हो जाएगा और आर सही हो जाएगा। बोलो, किसी को डाउट है? हाँ, तो इस चीज़ से अब हम लोग थोड़ा थोड़ा वो चीज़ सीखना शुरू करेंगे कि अब मैं तुम लोग को फार्मूला लिखवाना शुरू करूँगा कि कैसे कैसे चीज़ होता है, ठीक है। और एक एक करके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पहला ये चीज़ लिख सकते हो कि जब भी कोई रिलेशंस, ये क्या कहते हैं, रिलेशंस आर्टिकल के साथ है, जैसे मतलब अ बॉय, फिर होगा एंड अ गर्ल, ठीक है, ये होगा अ बॉय एंड अ गर्ल। तो अलग अलग पर्सन है, दोनों, बॉय अलग है, गर्ल अलग है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर तुम सब्जेक्ट लेते हो, ठीक है, उसके पहले एक आर्टिकल लगाते हो, कोई आर्टिकल लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर एंड से जोड़ा, फिर एक आर्टिकल मिला तुमको और फिर एक सब्जेक्ट मिला, तो अगला वर्ब क्या होगा? प्लूरल वर्ब होगा ना। जो भी बात होगी प्लूरल होगी। बोलो, आर्टिकल है अ बॉय एंड अ गर्ल, ये हो गया। अब ये तो बहुत सिंपल सा था, इसको और अच्छे से समझना है जैसे। और अगर दूसरा सेकंड चीज समझो कि मान लो कि द प्रोड्यूस, अभी बताया था द डायरेक्टर, ये चलो डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, ठीक है। द प्रिंसिपल होता है ना, PAL होता है स्कूल कॉलेज वाला, हाँ PAL होता है प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये क्या है कि एक आर्टिकल आया है, सब्जेक्ट आया है, प्लस एंड आया है, लेकिन फिर सब्जेक्ट आ गया है, तो ये सेम पर्सन को डिनोट करता है, ठीक है। डिनोट सेम पर्सन, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन दे तो हमको बस ध्यान रखना है कि दो आर्टिकल ढूंढ लिया तो दो सब्जेक्ट हो गया, दो सब्जेक्ट मिल गए तो हमारे आगे का जो भी प्रोसेस है वो वर्ब, जो हमारा वर्ब और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, वो प्लूरल बन जाएगा। फिर हमें प्लूरल वर्ब की तलाश होगी, समझे। यहाँ पे प्लूरल वर्ब की तलाश है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की तलाश है, समझे। ये तुमको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो, अब कुछ 2-3 क्वेश्चन करवा देते हैं इस पर, फिर तुम्हारा लॉजिक क्लियर हो जाएगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं इस पर, ठीक है। एक क्वेश्चन करवा रहा है, अ हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग्स, अ हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग was where, पूरा लिखो, hot and a cold spring was where found near, कहाँ मिलता है? नियर ओशियन, फाउंड नियर ईच अदर कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, ईच अदर, ठीक है। इसमें बताओ, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग was या वेयर सीन फाउंड नियर ईच अदर, क्या होगा? ये होगा। क्यों? क्योंकि दो चीज़ों की बात की जा रही है, ठीक है। एक हाँ अलग अलग, तो दो स्प्रिंग की बात की जा रही है दोनों। और दूसरा बात और एक तरीके से पता चला कि ये लोग अलग अलग क्यों हैं, ईच अदर से। ईच अदर किसके लिए यूज होता है? दो लोगों के लिए, ठीक है ना। वी लव ईच अदर मतलब दो लोग बोलते हैं आपस को, और हाँ, और वी लव वन अनदर, इसका मतलब ढेर सारे लोगों को, हर एक आदमी दूसरे को। जब दो लोगों के लिए यूज करते हैं तो ईच अदर आपस में, और अगर बहुत सारे लोगों के लिए यूज करते हैं तो वन अनदर वगैरह, वो सब हम बताएंगे तुमको बाद में। फिलहाल ये बताओ कि हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, स्प्रिंग्स भी नहीं, यानी कि स्प्रिंग्स नहीं है तो वेयर नहीं लगाया, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीज़ हो गया, ठीक है। हाँ, वेयर और क्या है, वर फाउंड नियर ईच अदर, ठीक है। ये दो हमको, ये आदमी अलग अलग है, यहाँ से भी पता चल गया और यहाँ से भी पता चल गया, हमको ढूंढना ही तो है कि कौन कहाँ पे है, ठीक है। ये एक सेंटेंस था। अगला सेंटेंस मैं लिखवा रहा हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ नीचे सेकेंड नंबर पे, कि द ट्रस्टी, ये तो तुम पकड़ ही लोगे, लिख लेता हूँ, द ट्रस्टी एंड, अच्छा पकड़ना तो प्रिंसिपल, द ट्रस्टी एंड प्रिंसिपल must mend his
वेज, हिज वेज। ठीक है, रुको रुको, पता पहले ये सेंटेंस सही है, द ट्रस्टी एंड प्रिंसिपल मस्ट मेंड हिज वेज, सही है। मतलब वो जो भी कर रहे हैं उनको अपना चीज़ सुधारना चाहिए, सुधारना पड़ेगा, मस्ट मतलब सुधारना चाहिए मतलब मस्ट। तो ये सेंटेंस सही है। ट्रस्टी और प्रिंसिपल अलग अलग है। देखो हिज किसके यूज करते हैं, एक आदमी के लिए ना, ही के लिए। हाँ, एक आदमी के लिए। तो हमको यहाँ ढूंढना पड़ेगा कि ये लोग एक आदमी है। तो तुम बोलोगे बिल्कुल एक आदमी है ना। हाँ, तो एक ही सब्जेक्ट हुआ ना, तो सही तो है सब कुछ, गड़बड़ क्या है मुझे ये बताओ ना तुम्हें। मैं अच्छा नहीं, ये मॉडल है ना, मॉडल के साथ जो है सब्जेक्ट। अच्छा, ये जब हम पढ़ाएंगे ना मॉडल तो बताएंगे। जैसे तुम बता, आई कैन डू इट बोलते हो ना, और ही कैन डू इट बोलते हो, ही कैन डज इट बोलते हो क्या, बोलते हो। हाँ, तो ये मॉडल है। मॉडल हमेशा आने वाला जो वर्ब है ना वो हमेशा प्लुरल में लेता है। ये हम तुमको बताएंगे जब हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को डिटेल में बताएंगे। तो मस्ट भी तो एक मन, जैसे यू मस्ट गो देयर, ही मस्ट लिसन टू मी, ठीक है। तो ना ही मस्ट लिसन्स टू मी, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। बात समझ में आया, ये मॉडल है। मॉडल आने वाले जो वर्ब होते हैं उसको हमेशा प्लुरल फॉर्म में ही यूज करता है। देखो ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसको सही करना है तो ही कैन डू इट बोलो, समझ गया ना। तो क्यों डू जो है वो डू ही रह जा रहा है, जबकि सब्जेक्ट ये फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन में आ गए। उसके बाद जबकि थर्ड पर्सन के साथ, यानी वो क्या कहता है, ही के साथ हम तो तुमको बोले हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसको आप सिंगुलर वर्ब ले लीजिएगा। आई तो चलो एक्सेप्शन है, लेकिन ही तो एक्सेप्शन नहीं था, उसके साथ तुमको डच लगा देना चाहिए था। लेकिन ये हमेशा इम्पैक्ट होता है ये इस मॉडल की वजह से। मॉडल बोलता है नहीं भैया मत बदलो, ठीक है। तो मॉडल हम तुमको जब मॉडल पढ़ाएंगे ना तो 12, 13, 14 तरह के मॉडल्स होते हैं। कैन, कोड, विल, वुड, ये सब मॉडल हैं। विल के साथ भी चेंज नहीं आता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आई विल, आई बहुत हो गया, रुको। मान लो चलो लिख देते हैं लिख देते हैं भावना विल गो फॉर शॉपिंग टुडे, ठीक है। शॉपिंग टुडे है, भावना विल गो फॉर शॉपिंग टुडे। अब भावना के साथ 75 को लोगो ऐड कर देना, क्या नाम है, मान लो कि इसके साथ हम भेज देते हैं शिवानी को ही भेज देते, शिवानी तुम भी जाओ। शिवानी एंड भावना विल गो फॉर शॉपिंग टुडे, कोई फर्क नहीं आएगा, गो पे गोज नहीं हो जाएगा, या ना पहले गोज था और ना अब गो हो जाएगा, समझ रहे हो। क्यों, क्योंकि ये जो विल है ये एक मॉडल है, ठीक है। ये बोलता है कि हमेशा मेरे साथ मत कोई भी वर्ब नहीं बदलेगा, जो जैसा फॉर्म में आया है प्लुरल फॉर्म में तो वो मेरे साथ प्लुरल ही रहेगा। बात समझ में आया। तुम अकेले जाओ या किसी को भी साथ लेके जाओ, उससे मॉडल पे कोई अगर मॉडल आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आने वाले। ये सब डिटेल में हम तुमको बताएंगे एक बार चैप्टर वाइज। फिलहाल चैप्टर चल रहा है सब्जेक्ट और वर्ब, तो हमें सब्जेक्ट और वर्ब को ढूंढते हुए काम करना है। द ट्रस्टी एंड प्रिंसिपल मस्ट मेंड हिज वेज, ठीक है, ये बहुत है। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर एक वो दे दे कि यहाँ पे दे दे कि द ट्रस्टी, ऐसा मान लेते हैं, एंड द ट्रस्टी एंड द प्रिंसिपल मस्ट मेंड, यहाँ पर दो ऑप्शन दे दे कि भैया ई हिज और देयर में ढूंढो, तो क्या ढूंढोगे। हाँ, फिर देयर हो जाएगा, समझ में आया। क्योंकि अब दो आर्टिकल आ चुका है और दो सब्जेक्ट भी आ चुका है। अब हमको पता चल गया कि भैया दो सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो ये चीज़ बहुत हेल्प करेगा तुमको। ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल बहुत हेल्प करेगा। और आर्टिकल को चैप्टर को बहुत डिटेल में, एक लाइन में ए एंड द आर्टिकल नहीं होते हैं, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छा चैप्टर है, तुमको बहुत मज़ा भी आएगा इसको पढ़ने में। लेकिन अब धीरे धीरे पढ़ाऊंगा मैं। तो द ट्रस्टी एंड द प्रिंसिपल, तो समझ गए कि ट्रस्टी और प्रिंसिपल अलग अलग क्यों है, क्योंकि इनके लिए अलग अलग आर्टिकल आया है, ठीक है। और आर्टिकल आते ही समझ गए कि वो सब्जेक्ट, क्योंकि एक आदमी के लिए चाहे उसके क्वालिटीज को बताओ या उसके प्रोफेशन को बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक ही आर्टिकल यू लेके चलेगा। लेकिन अगर हम अलग अलग आदमी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग आर्टिकल लाना पड़ेगा। और इसलिए हम यहाँ पे देयर सही है, हिज गलत है, ठीक है। याद रखना, मैं यहीं पे गलत सही का मतलब सेंटेंस को बदल दे रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ, तो समझदारी से लिखना अपने नोट्स में, यानी उटपटांग लिख देना बाद में बोला हम तो यही पढ़ाए थे।
ठीक है, अब एक सवाल और कर देते हैं, कुछ सवाल और लिखते हैं। अब सुनो, कभी कभी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पर भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर बहुत सारा सेब है, मान लो, समझने की कोशिश करना तो वो चीज़ समझ में आएगा। अच्छा, ये चीज़ तो तुम लोग शायद पढ़े होगे कि 1 में कितने 1/4 होते हैं? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, कितने 1/4 आई? 4 1/4 मिलाओगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा ना। तो देखो इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, बहुत चालाकी होता है। जैसे मैं बोलूँगा 2 1, समझने की कोशिश करना, 1/4 2 1/4 ऑफ क्या नाम है, एप्पल, मान लो एप्पल वॉज रॉटन, ऐसे मैंने एक सेंटेंस बनाया। तो तुम समझोगे कि अब ये भी एरर हो गया। क्यों एरर हो गया? क्योंकि हमको पता है कि एक एप्पल तो कुछ भी पूरा होगा, ठीक है, और उसके अंदर कम से कम 2 1/4 आए हैं यहाँ पे, तो 2 1/4, यहाँ भी एरर हो गया। समझे? अगर 1 होता तो फिर लिखते 1 1/4, यहाँ तो 1 की जगह तो सीधी लिख सकते हो, ज़्यादा 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1/4 ऑफ एप्पल वॉज रॉटन, ठीक है, ये सही हो जाएगा, ये बिल्कुल है। लेकिन 4th होगा और यहाँ 4th होगा, ध्यान में समझ में आया? ये लॉजिक है, क्योंकि एक एप्पल के अंदर 4 को 1/4 है, ठीक है ना, 4 मिलेगा तो समझ में आ रहा है, ये मैथमेटिकल चीज़ है, ठीक है। 2 हाफ्स का मतलब हुआ कि एक है ना, एक हाफ एक हाफ, एक हाफ में कितने, एक में कितने हाफ होते हैं? 2, 1 + 1, तो ये होते हैं। तो मैथ भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है। तो इसमें 2 हाफ्स बोलोगे, 2 अब 1 हाफ होता है, 1 हाफ होता है, 2 हाफ्स होते हैं, हाफ में, ठीक है, यही होता है ना, हाँ यही होता होगा, हाँ ठीक। क्या बोलो? तो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसे है और इस तरह का, पर ये बात समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, और देखो परसेंटेज और परसेंट में भी मैथ में ये इसमें फ़र्क है। इंग्लिश में मैं बताऊं कैसे, देखो मैं बोलूँगा कि परसेंट और परसेंटेज को लेकर के क्या, हाँ जैसे 60% ऑफ एप्पल वॉज रॉटन, ठीक है, और अगला सेंटेंस लिखता हूँ 60% ऑफ एप्पल्स वेर रॉटन। बोलो ये दोनों सेंटेंस सही है गलत है? बताओ। बोलो, दोनों सही है। ओह कैसे? ओह तो एक ही एप्पल है तो एक एप्पल के लिए सही तो है, वॉच लगा दिया, ये जो वॉच तो एक ही एप्पल के लिए आ गया, सही तो है। हाँ बोलो। क्यों नहीं होगा, बताओगे तब तो। अच्छा एक बात बताओ, एक सेब लिए, अब बोलेंगे कि आधा सड़ गया है, तो मतलब 50% सड़ गया, तो उसको लैंग्वेज बोलने का तरीका है कि 50% ऑफ एप्पल खराब हो गया है। मेरा जो एप्पल, मेरे पास जो एप्पल है, 50% ऑफ द एप्पल इज रॉटन, ठीक है, या वॉज रॉटन, ठीक है। तो एक एप्पल की जब बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम 60%, तो एक ही पार्ट है ना, ये समझो ये एक पूरा एप्पल है, इसका 60% पार्ट खराब हो गया, ये खराब है, तो यही एक ही एप्पल का पार्ट है ना ये। लेकिन जब हम मंडी वंडी में जाओगे तो, और मान लो तुमने स्टोर करके रखा है, तो एप्पल्स को स्टोर कर रखा है और ढेर सारा एप्पल था,
ठीक है, उसमें से 60% क्या हुआ, रॉटन हो गया। समझे? तो अलग अलग एप्पल्स काउंट किए। मान लो कि मेरे पास 6000 एप्पल था, तो इसमें से 3600 क्या हुआ, खराब हो गया। अगर 6000 टोटल एप्पल थे, उसमें से इतना रॉटन हो गया। बात समझ में आया? ये है परसेंटेज का बहुत। और इस पर क्वेश्चन आएगा, बोले ना जहाँ तुम कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ क्वेश्चन ला देगा। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज हो गए ना, तो कंफ्यूज क्यों हो गए? क्योंकि तुमने सब्जेक्ट को वर्ब के साथ सही तरीके से एग्रीमेंट नहीं किया। एग्रीमेंट जैसे ही गड़बड़ होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। तुमको पता होना चाहिए कि एप्पल अकेला तो है, तो वर्ड्स तो सही है, एप्पल्स प्लूरल है, इन दोनों के साथ सही है। तुमको ऐसे ही फंसाएगा वो, और सेंटेंस को लंबा लंबा भी कर देगा। लॉजिक एकदम यही छोटी सी बात रहेगी, लंबा कर देगा। मैं और एग्जांपल तुमको देता हूं, समझ में आएगा। तुम लोग बताना, 21% ऑफ स्टूडेंट्स 21% ऑफ स्टूडेंट्स हैज या हैव फेल्ड इन हिस्ट्री। बोलो क्या आंसर होगा इसका? हैव होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्टूडेंट्स एक काउंटेबल नाउन है, इनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना। एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा है, एक की बात कर, एक आदमी 21% थोड़ी फेल होता है। तो मान लो कि 21% ऑफ स्टूडेंट्स मतलब जितने सारे स्टूडेंट्स थे, मतलब 100 लोग थे, उनमें से क्या हुआ, 21 लोग फेल हो गए, है ना। अब 21 लोग प्लूरल ही तो होंगे, 21 लोग अकेला हो गया? ये झुंड बना के थोड़ी चल रहे हैं, अकेले चल रहे हैं, अपना अपना अलग अलग आइडेंटिटी है। तो 21 लोग फेल हुए हैं, तो क्या होगा, हैव। समझे? अब ठीक है, तुम अब इसी सेंटेंस को मैं आगे बताता हूं, तुम लोग को सब्जेक्ट पहचानना है। मैं कहूं 21% ऑफ द जर्नी हैज या हैव बीन कंप्लीटेड। completed till now। ठीक है, 21% ऑफ द जर्नी हैज या हैव बीन कंप्लीटेड टिल नाउ। मैं बहुत दिनों बाद इंग्लिश मतलब तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, तो हो सकता है कि मैं उतना इफिशिएंट नहीं हूँ जितना लोग होते हैं। हाँ हाँ, हैज बीन होगा। क्यों? क्योंकि मेरा एक सफ़र था, हाँ, जर्नी एक ही था, उस सफ़र का मैंने 21% ख़त्म कर लिया है। ठीक है, तो सफ़र मेरा हैज होगा, हैव नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्यों आ रहा है? तो तुमको सब्जेक्ट चुनना है और उसके अकॉर्डिंगली दिमाग को लगाना है। ठीक है, जैसे मैं और भी एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। पता है ना, 21% ऑफ द ऑफ एयर, इसका मतलब क्या होगा? आगे क्या लेगा, बोलो, इज या आर? हाँ, इज ऑक्सीजन या आर ऑक्सीजन? इज होगा। क्यों? क्योंकि पूरा एयर जो है अलग अलग नहीं है। हाँ हाँ, एक है, इसमें हवा है, उस हवा का एक पार्ट जो है गैसियस फॉर्म वाला जो है, उसमें जो है ऑक्सीजन है। कितना है? 21%। ठीक है, ये डिनोट करेगा। ठीक है, हाँ। अब अगर सुनो, एक और क्वेश्चन बताता हूँ। 1% एज, कोई लोग बहुत घूस खाता है ना, तो बोलो तो उसको जब वो घूस ले रहा है, तुमने बोला यार आप 1% कमीशन ले लो, तो वो क्या बोलेगा? 1% इज टू लेस। तो इज लेस या आर लेस? बोलो। हाँ, मैं यहाँ पूरा सेंटेंस ही कंप्लीट कर, 1% इज टू लेस कमीशन। टू लेस ही रख दो, डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि ये कहाँ बोला जा रहा है। लिख दे क्या, कमीशन 1% ऑफ कमीशन लिख दो। 1% नहीं, हाँ, 1 ऑफ ब्रोकरेज। हाँ चलो, बाद में इसको दिखाएंगे कि सेंटेंस पूरा दिमाग में आ नहीं रहा है, इसको ग्रामेटिकली कितना अच्छे से सेंटेंस को बनाया जा सकता है। लेकिन 1% इज टू लेस। अगर सामने वाला तुम बोलो
कि कमीशन भाई कि भैया कितना कमीशन, 1% कमीशन आप ले लो, तो वो सामने से क्या बोलेगा 1%, आर टू लेस नहीं बोलेगा, इज टू लेस बोलेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं तब उससे समझ में आएगा कि ये चीज़ कैसे करते हैं। देखो जो 2/3 of boys have attended या has attended the class। इसमें दो एरर है, ठीक है। पहले तो इनमें से एक को चुनो और साथ में एक और एरर है, वो मैं बताओ कहाँ पे है। अरे पहले तो सेंटेंस सही करो। टू कितने थर्ड मिलकर के एक बनाते हैं, है ना, समझे। एक बनाने के लिए कितने थर्ड, यहाँ पे 2/3 की बात कर रहा है ना। ये मैंने बोला ना कि इसमें दो एरर है, इसको समझाओ। मैं चाहता तो यहीं पे लिख देता, लेकिन मैं तुम लोग को चाहता हूँ पकड़ो कि हमेशा ग्रामेटिकली मिस्टेक्स को पकड़ते हुए चलना है। हम हर जगह हेल्प नहीं करेंगे। तो 2/3 मिल करके एक बन, हाँ 2/3 होगा। पहले यहाँ पकड़ लिए और उसके बाद ऑफ बॉयज, आगे हैव, ठीक है। अब हम हैव लगाएंगे क्योंकि बॉयज है, बॉयज के अकॉर्डिंग हैव आएगा, ठीक है। अब इसी चीज को और करते हैं, रुको। याद रखना ये चीज ना आना चाहिए, 1/4, 2/4, 3/4 ये सब आएगा, क्योंकि हम एग्जाम्पल तुमको समझा दिए, ठीक है। 2/3 वन रहता ना, अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं सब कुछ वही होगा, लेकिन यहाँ पर ये फिर बदल जाए 1/3 हो जाएगा, फिर ये सेंटेंस बाकी सब सही है, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है। ये सब चीज़ें एग्जाम में आएगा, तुमको एरर पकड़ लेना है। अब तो एग्जाम में क्या किया है ना, पहले होता था कि ABCD में एरर फाइंड करिए, पता वो सेंटेंस का पार्ट ही लिख दे रहा है। दिक्कत ये है कि 4 सेंटेंस दे देगा, 4 पार्ट में बांट देगा ऐसे 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 करके, उसके बाद चारों ऑप्शन दे देगा, उसके बाद बोलेगा कि ऑप्शन फिर और एक जगह देगा कि ऑप्शन A और B आर इनकरेक्ट, ऑप्शन B और C आर, ऐसे देने लग गया है बहुत जगह। तो ये सब चीज़ों का भी तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ तो हाँ, एरर्स बहुत कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन तुम धीरे धीरे लॉजिक के साथ सीखोगे ना तो बहुत इजी है, और तुम्हारे स्पोकन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये। रटने की क्या जरूरत है कि 1/3 2/3, हम तुमको बता रहे हैं ना, ऐसे ऐसे बता देंगे, समझ जाए। तुमको सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका, अभी तो क्वेश्चन करेंगे एग्जाम का ना, तो और तुमको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाएंगे। हम क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं उतना। अब देखना, ये तो तुम सीख गए। हाँ तुम लोग मुझे बताना 3/4 ऑफ द सिलेबस इज कंप्लीटेड या आर कंप्लीटेड? आर कंप्लीटेड। पहले एरर बताओ, एक और जगह एरर है 3/4, हाँ 4th ऑफ द सिलेबस इज या आर? आर। अरे सिलेबस तो एक ही होता है ना, हाँ इसको थोड़ी अलग अलग का, हाँ तो ईज होगा ना, आर नहीं हो सकता है, ठीक है। सिलेबस कहाँ अलग अलग होता है, एक बुक में जो भी कहानी है वो एक ही है ना, ऐसे थोड़ी अलग अलग चैप्टर मतलब सवाल एक एक टॉपिक अलग अलग है, तो इसलिए सिलेबस नहीं। तो 3/4 पूरा एक सिलेबस किसको कहते हैं? मानो तुमको हम कहेंगे ज्योग्राफी का सिलेबस, तो पूरा जो भी टॉपिक्स उस ज्योग्राफी के अंदर उसमें तुम्हारे एग्जाम में आएगा वो तुम्हारा पार्ट ऑफ द सिलेबस हो गया। अब सिलेबस जो है उसमें कंप्लीट होगा, कम ज़्यादा होगा तो काउंटिंग नहीं हो सकती है ना। कैसे बोलोगे कि 10 सिलेबस खत्म कर लिए, ये 10%, तो 10% 20% कंप्लीट की, लेकिन एक ही सिलेबस का किए है तो ईज लगेगा, ठीक है। अलग अलग की बात नहीं हो रही है। एक और क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब ना एक एक वर्ड करके हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। सुन, मेजोरिटी समझते हो क्या होता है? मेजोरिटी क्या मतलब? हाँ वोटिंग कैसे होता है? मुझे क्या पता, मैं तो हाँ देता तो हूँ, लेकिन हम ये मत पूछना किस पार्टी को देते हैं।
क्यों क्यों बैचलर पार्टी को क्यों दूंगा मैं? गजब लॉजिक लगाते हो तुम। मेजोरिटी इज आर इन फेवर ऑफ बिल, बताओ क्या होगा? क्यों? देखो एक चीज और समझाता हूं। देखो अच्छा ऐसा है, लिख देखो, अगर मैं एक अगला सेंटेंस लिखता हूं, मेजोरिटी ऑफ द एमपीज इज या आर इन फेवर ऑफ बिल, ये दो मैंने लिख दिया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज आर इन फेवर ऑफ बिल, तो कौन सा होगा? अब सुनो मेरी बात, हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। क्या होता है ना, जब ये बात करते हो ना कि मेजोरिटी इज इन फेवर ऑफ द बिल, तो तुम एक नंबर की बात करते हो, इंसानों की बात नहीं कर रहे हो। तुम बोलते हो हाँ यार 225 लोग, 225 जो है इनके फेवर में है। दैट मीन्स हम इंसानों की बात कर रहे हैं, लॉजिक बता इनडायरेक्टली कर रहे हैं, लेकिन हम उसका नंबर बता रहे हैं, है ना? भैया मेजोरिटी कितनी है? 225। तो समझ रहे हो ना, तो एक नंबर एक तरीके से हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पे बात हो रही है ना, तो यहाँ पे एमपीज की बात हो रही है। भैया जो एमपी है उनमें से जो मेजोरिटी की बात हो रही है, तो ये जो ऑफ, देखो एक बात बताओ, याद है ऐसे बता, 2 आउट ऑफ 7, इसका क्या मतलब हुआ? 2 डिवाइड बाई 7, 7 में से 2, दैट मीन्स ये प्लूरल है। उसी तरह जितने भी एमपीज हैं, अब मैं बोलूंगा 2 आउट ऑफ 7 आर हैप्पी या इज हैप्पी, क्या बोलोगे? आर हैप्पी। क्यों? हाँ, क्योंकि ये 7 लोगों में 2 लोगों की बात हो रही है, ठीक है ना? इसके अकॉर्डिंग तुम ले रहे हो ना। अब ये अलग अलग आइडेंटिटी हो गया, सारे एमपी की अलग अलग आइडेंटिटी है, वो लोग मेजोरिटी हैं, लेकिन ये किन के हैं? एमपीज के हैं। लेकिन यहां पर मेजोरिटी एक नंबर बता रहा है कि भैया मेजोरिटी इज इन फेवर, 225 इन फेवर में। तो अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब कोई फेवर होता है तो यहां पे एक ग्रुप की तरह भी तो बात कर रहा है। ध्यान से सुनो, जैसे इंडिया जो टीम है वो अलग अलग नहीं जाती, जब खेल रही होती है तो एक एक टीम हो जाती है। लेकिन जब हम उसके, विराट कोहली अलग है, तेंदुलकर अलग है, समझ रहे हो, रोहित शर्मा अलग है, जब इनकी बात करेंगे तो इनको थोड़ी एक साथ घुसा देंगे, हाँ भाई तुम लोग तो हमेशा साथ में ही रहते हो इसलिए तुम लोग एक ही हुए, नहीं। जब उनकी आइडेंटिटी की बात करेंगे तो अकेला अलग अलग हो जाएगा। और जब हम उनको एज ए ग्रुप, एज ए टीम मानेंगे तो क्या होगा? वो एक हो जाएंगे। जब एक जैसे मेजोरिटी है तो ऐसा थोड़ी कम फेवर में है, कोई ज़्यादा फेवर नहीं हो, जो फेवर, अगर तुम यस करोगे या तो नो करोगे, समझे? और कोई तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है यस और नो के अलावा। तो अगर तुम मेजोरिटी फेवर में हो तो तुम मेजोरिटी के अंदर हो, और तुम एक ये पूरे ग्रुप की बात कर रही है, ठीक है? और ग्रुप मतलब एज ए टीम, एक टीम की बात कर रही है, इसमें हमेशा इज लगाना, आर नहीं लगाना। अब बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे तुमको ज़्यादा डिटेल में समझ जाएगा। यहाँ पे क्या है? मेजोरिटी ऑफ द एमपीज, एमपीज का काउंटिंग हो रहा है। अच्छा 200-250 लोग जो हैं, या इतना भाई जितने भी हैं, जैसे अगर मान लो यहाँ पे मेजोरिटी की जगह हम कुछ ऐसे लिख देते, 60% लोग, अब क्या होगा? आर होगा ना, है ना? बात समझ में आया? तो तुम सब्जेक्ट देखना कि कहाँ है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं 60% लिख दूँ, उसकी जगह मेजोरिटी लिख दूँ, बात तो सेम ही है। मेजोरिटी कहीं ना कहीं 51% के आसपास होता होगा, मान लो जो भी है, 2/3 है, अपने अपने हिसाब से बिल के अकॉर्डिंगली मेजोरिटी चेंज होते रहता है। तो मेजोरिटी ऑफ द एमपीज आर इन फेवर ऑफ, क्योंकि यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी नहीं, और यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर तो जब नाउंस है ही नहीं सब, तो कैसे हम लें यहाँ पे? तो हमारा मेजोरिटी एज ए, मेजोरिटी कौन है? अच्छा वैसे भी बताओ मेजोरिटी क्या है? मेजोरिटी सिंगुलर प्लूरल कुछ हो सकता है, एक ही सिंगुलर ही हो सकता है। ये कोई इंसान थोड़ी है, इंसान तो यहाँ एमपी है, समझे? ऐसे भी लॉजिकली समझ सकता है ना कोई आदमी कि भैया मेजोरिटी तो कोई है ही नहीं, कौन है? मेजोरिटी सिंगुलर, मेजोरिटी थोड़ी होता है, माइनॉरिटी बोलते हैं, माइनॉरिटीज नहीं बोलते हैं, ठीक है? बात समझ में आ रही है क्या हम बोल रहे हैं? अब हाँ एक और मैं चीज़ बोलूँगा, तुम लोग खुद पकड़ लोगे, लिखो तो, मेजोरिटी ऑफ द फर्नीचर, फर्नीचर क्या? आर, क्या लिखें, आर या इज
क्या है आगे सेंटेंस? आर या इज लाइंग यूजलेस, लाइंग यूजलेस। क्या हुआ? मेजोरिटी ऑफ द फर्नीचर आर या इज लाइंग यूजलेस। हाँ, तो फर्नीचर तो बहुत होने चाहिए ना। देखो फर्नीचर किसको कहते हैं? तुम्हारा टेबल खाली अकेला फर्नीचर नहीं है। फर्नीचर अगर मैं बोलूंगा कि अपने घर का सारा फर्नीचर बाहर रख दो, क्या तुम खाली टेबल उठाकर बाहर रख दोगे? नहीं, तुम्हारे अंदर फर्नीचर वर्ड बोलते ही तुम अपने घर का जितना भी लकड़ी का सामान सब बाहर कर दोगे, है ना। तो फर्नीचर अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है और एक पूरा पार्ट है कि भाई टेबल कुर्सी बेंच डेस्क जो भी आपके अंदर वो सब फर्नीचर का ही पार्ट है। तो फर्नीचर तो मेजोरिटी तो है फर्नीचर का है, लेकिन फर्नीचर खुद में एक पार्ट है, पूरा है ना, पूरा एक है। तो उसका आधा या जो भी मेजोरिटी आपने किया है वो क्या है? यूजलेस है, ईज होगा, आर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे एमपी को काउंट कर सकते थे इसलिए आर लगा है, और यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये 3 सेंटेंस से तुमको मतलब समझ में आ जाएगा। मेजोरिटी जो खुद में पता नहीं कर रहा चल रहा है, लेकिन मेजोरिटी खुद में अगर कभी मेजोरिटी वर्ड सिर्फ दिया हुआ है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब रखना, ठीक है। मेजोरिटी इज इन फेवर ऑफ बिल, ओके। और अगर कभी इनके साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल कर दिया है तो हमेशा इसके अकॉर्डिंगली आर लगा देंगे, क्योंकि हम उसको हर पर्सन को डिनोट कर रहे हैं एक तरह से। और मेजोरिटी ऑफ द फर्नीचर की बात, जो अनकाउंटेबल नाउन है तो इसकी बात कर रहा है, तो उसका पार्ट एक पार्ट की बात कर रहा है। तो मेजोरिटी ऑफ द फर्नीचर इज लाइंग यूजलेस, ये तीनों मेजोरिटी के अंदर आएगा और तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो बताओ, बोलो कंफ्यूजन है तो मेजोरिटी वर्ड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे तो तुम कर लोगे। एक और 2 क्वेश्चन और कर लेंगे, फिर हम लोग क्लास एंड करेंगे। जैसे नंबर, दूसरा लिखो नंबर। नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में बस हो गया 10-15 मिनट और। नंबर जो है ना, अब नंबर क्या है? अच्छा लास्ट ये 10 मिनट, अरे 5 मिनट